जब हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं या किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप लाइफलाइन बैलेंस शीट का इस्तेमाल करिए। तो जो प्रश्न आता है ना कि सर मीटिंग की शुरुआत कैसे करें, इस शीट से करनी है। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9825600778 पर, तो वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा। और या फिर मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कलर पेपर के ऊपर प्रिंट निकालिए इसका। और मैंने जो आपको बताया था पहले कि कौन से कलर के पेन का इस्तेमाल करना है, रेड और ग्रीन का, तो वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो शीट है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शीट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एडवाइजर के लिए। ठीक है, जैसे और ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर जो होता है उसके पास एक फॉर्मेट होता है, ब्लड रिपोर्ट निकाल के लो तो उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पूरी दुनिया में वो फॉर्मेट चलता है। वकील के पास एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। सीए के पास है आईटीआर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आर्किटेक्ट के पास नक्शा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इंश्योरेंस एडवाइजर के पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है ना। कंपनी टू कंपनी अलग है, वो तो है ही है। एडवाइजर टू एडवाइजर हर व्यक्ति ढाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा है। और जब तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है चीज़ों का, तब तक ब्रांडिंग नहीं बनती है, इमेज नहीं बनती है। इसलिए मैंने ये लाइफलाइन बैलेंस शीट बनाया है। इसका नाम लाइफलाइन बैलेंस शीट है। ठीक है, ये फ्रंट है इसका लाइफलाइन, और फिर यहाँ पर बैलेंस शीट। इसको डिटेल में ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप नीड एनालिसिस करके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरे चैनल पे हिमांशु जोशी टाइप करेंगे, चैनल मिलेगा, उसमें नीड एनालिसिस टाइप करेंगे तो इसका फुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कन्हैया जी कि इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, एक ही मिनट में शुरुआत हो जाती है इसकी। प्रोस्पेक्ट को पूछना है कि सर दो अलग अलग तरीके बताऊंगा। पहला पूछना है कि सर कोई भी व्यक्ति के जीवन में पैसे को लेकर दो चीजें होती है, या पैसा आएगा या पैसा जाएगा। ठीक है, अब समस्या कहां होती है अलग अलग सिचुएशन में कि ये जो आने वाला जो पैसा है और जाने वाला जो पैसा है, इसके अमाउंट में डिफरेंस हो तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, और या फिर आने और जाने के टाइमिंग में समस्या हो, टाइमिंग अलग अलग है तो भी समस्या आ जाएगी, है ना। तो क्या आपने कुछ ऐसा कर रखा है कैलकुलेशन भगवती जी कि आपको पता चले कि आज से लेकर और जब तक आप रहेंगे तब तक कब कब कौन कौन सा पैसा आने वाला है और कब कब कौन कौन सा पैसा जाने वाला है, और उनके अमाउंट क्या है और डिफरेंसेस क्या है? ऐसा कुछ आपने कर रखा है? नहीं कर रखा है। तो जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो 99.9% कस्टमर के मुंह से आएगा कि नहीं ऐसा नहीं कर रखा है। तो अगले 20 मिनट में मैं इस फॉर्मेट से आपको ये एक सिंगल पेज में आपकी फाइनेंशियल कुंडली बन जाएगी, ये कर देता हूँ। तो मुझे कुछ आपसे डेटा चाहिएगा, ले लूँ मैं? अब क्योंकि फॉर्मेट दिख रहा है तो उसको पता है कि डेटा मिल जाएगा, डेटा देना है मुझे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको इस तरह से भी बात कर सकते हैं भगवती जी। एक मिनट में मेरी बात को खत्म कर देता हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं तो एक फोन आता है आपके पास, है ना। ये मीटिंग की शुरुआत कैसे करनी है वो सुन लेना ध्यान से। मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं एडवाइजर हूँ और वो प्रोस्पेक्ट है, और ऐसे बोलना है कि अपन बैठे हैं यहाँ पर, अभी आपके पास एक फ़ोन आता है सर, उसमें फ़ोन में एक व्यक्ति बोलता है कि मैं कुरियर कंपनी से हूँ, आपके नाम पर एक पार्सल आया है, तो मैं कैसे पहुँचूँ आपके घर, मुझे बता दीजिए। तो क्या बताएंगे? एड्रेस तो लिखा हुआ है पार्सल के ऊपर, लैंडमार्क भी लिखा हुआ है, एड्रेस कैसे बताएंगे? वो तो लिखा हुआ है उसमें। वो तो लिखा हुआ है। आने का रास्ता कैसे बताएंगे? कैसे पहुंचे वो आपके घर? अभी एग्जैक्टली वो कहाँ पे? सिंपल है ना। कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति सबसे पहले सवाल क्या पूछेगा? अभी तुम कहां पर हो? और अगर वो कुरियर वाला बोलते मैं कहां पे हूं, उस झंझट में मत पड़ो सर, आप तो रास्ता बताओ। तो क्या बताऊं? आप बोलोगे क्या बताऊं भैया, तू एयरपोर्ट पे तो अलग रास्ता होगा, बस स्टैंड पे तो अलग है, हाईवे पे है तो अलग है, रेलवे स्टेशन पे तो अलग है। तुम कहां हो वो पता चलेगा तो ही मैं तुमको डेस्टिनेशन तक बता पाऊंगा। एग्जैक्टली वैसे ही सर, आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान सिचुएशन क्या है फाइनेंस को लेकर, वो जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक मैं आपको कुछ भी भविष्य की चीज नहीं बता सकता, और मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और वो बिना आपकी करंट सिचुएशन जाने कुछ भी सजेस्ट करता है, तो ये मान के चलना कि वो अपने टारगेट के लिए काम कर रहा है। अगर मैं भी बिना जानकारी लिए बताता हूं तो मैं भी मेरे टारगेट के लिए काम कर रहा हूं।
क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन जाने में ना मैं बता नहीं सकता, तो आपकी करंट सिचुएशन मुझे जाननी पड़ेगी। उसके लिए एक लाइफलाइन बैलेंस शीट का कंसेप्ट है, मैं अगले 20 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उस 20 मिनट के बाद अगर आपको लगे तो हम आगे बात करेंगे या दोबारा मिलेंगे, नहीं लगेगा तो उसके बाद कभी भी इस विषय पर दोबारा बात नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कुछ डेटा ले लूं मैं आपसे और करके इस शीट को सामने कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर ना बोलेगा तो वो नमक है, आपके काम का है नहीं। वही जो डेटा ही देने को तैयार नहीं, आप क्या बता दोगे उसको? वो बोलेगा आप ये सब कुछ छोड़ो, आप तो मुझे बता दो क्या है, आपका प्रोडक्ट दे दो। क्या बताओगे आप उसको? बोले सर मैं क्या बताऊं आपको? आप कभी डॉक्टर के पास गए चंद्रकांत जी? डॉक्टर को जाकर बोला कि ये सब छोड़ो, आप तो बता दो दवाएं कौन कौन सी है? फटाफट ऑपरेशन करते हैं, नहीं बोलते। अब कभी सीए को बोलते हो ये सब छोड़ो, आप तो बता दो कौन कौन से कानून लगे हुए हैं अभी, कौन कौन से अकाउंटिंग के मेथड्स हैं। अब वकील को कभी बोलते हो एफिडेविट छोड़ो, आप तो मुझे बता दो कौन कौन सी कानून की धाराएं लागू पड़ती है। बाकी सब जगह पर इंफॉर्मेशन देंगे तो ही प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी। यहां पर भी आप इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रोफेशनल एडवाइस मिलेगी। कोई भी व्यक्ति बिना करंट सिचुएशन जाने बिना आपको एडवाइस देता है तो वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो अपने टारगेट की बात कर रहा है। मैं नहीं देता, मैं कैसे क्या बताऊं मैं आपको? यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा तरीका, वो व्यक्ति बोलता है कि काम करो इसको छोड़ के जाओ, ये मैं देख लूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। कोई हर्ज नहीं है। आप वो जो ब्रोशर लेकर जाते थे 40 रुपए रोज बरोज, 16 साल के लिए 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा, वो ब्रोशर अगर छोड़ के जाओगे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन ये छोड़ के जाओगे तो आपको दो सिचुएशन है। वो पुराना वाला जो ब्रोशर है वो भी वो याद देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है, आज तक कुछ हुआ नहीं है 155 सालों में। और अगर नहीं देखेगा तो वैसे गई हुई कॉल आपके हाथ से है। लेकिन ये फॉर्मेट जब आप छोड़कर जाएंगे लाइफलाइन बैलेंस शीट का, तो क्या होगा, वो अगर इसको देखेगा ना तो उसकी नींद उड़ने वाली है। वो आपको कॉल करेगा, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा नाम हिमांशु जोशी है, 9825600778 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। और मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी कस्टमर ने इसको देख लिया ना अकेले में कि हाँ ये क्या है, भरता हूँ मैं इसको, भर लिया ना इसको, तो उसकी नींद उड़ने वाली है, तो वो आपको कॉल करेगा। और अगर उसने नहीं देखा इसको, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो भी आपके पास एक चांस है दोबारा मिलने का। क्या कि सर मैंने वो आपको फॉर्मेट दिया था, वो आपने भर लिया होगा, आपने बोला था कि मैं देखूंगा भरूंगा, वो आपने भर लिया होगा, तो अब उस विषय में हम आगे बात करते हैं। तो अगर उसने भरा हुआ तो बुला ही चुका होगा, लेकिन अगर नहीं भरा हुआ तो बोले नहीं मैंने अभी तक भरा नहीं। बोले सर वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आपका काम नहीं है, आपका काम है डेटा देना, भरना मेरा काम है। जैसे आप बैंक में फॉर्म अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक का मैनेजर होता है, वो फॉर्म भरता है, एग्जीक्यूटिव भरता है, आप खाली साइन करते हो। एफिडेविट में वकील भरता है, आप खाली साइन करते हो। आईटीआर में सीए भरता है, आप खाली साइन करते हो, क्योंकि हर चीज के लिए एक्सपर्ट है। इस फॉर्म का एक्सपर्ट मैं हूं, क्योंकि अगर भरना होता तो आप भर चुके होते अब तक, ये आपका विषय है नहीं। आप अपने काम में ध्यान दो ना यार, इसमें कहां घुस रहे हो दूसरे के काम में। मैं आता हूं 20 मिनट, एक काम करते हैं, हम बुधवार को सुबह 11 बजे मिल सकते हैं या शुक्रवार को शाम को 7 बजे मिल सकते हैं, और मैं इसको वहीं 20 मिनट में भर के आपको ही दे दूंगा, वहीं पे पता चल जाएगा। यानी क्या हुआ, फॉलोअप मिलने की संभावना बन गई इस फॉर्मेट से। ट्रेडिशनल ब्रोशर से फॉलोअप की संभावना नहीं बनती है, इससे फॉलोअप की संभावना बन गई, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना हो सामने मीटिंग में, चौथा तरीका देखिए सर, कोई भी व्यक्ति के जीवन में क्या, ये जब अपन फॉर्मेट भरेंगे क्या होता है ना, डॉक्टर ब्लड क्यों ले रहा है ये आपको पता होता है कि इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। वो बोलता है सांस जोर से लो, आंख दिखाओ, आ करो, उसको पता है इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा डायग्नोसिस का। तो इसका निष्कर्ष उसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसने देखा ही पहली बार है। उसने क्या देखा, एडवाइजर ने पहली बार देखा इस फॉर्मेट को। तो उसको अगर आप एंड रिजल्ट बताओगे ना, जैसे बोले पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा भैया, निष्कर्ष बता दिया तो अपन तुरंत तैयार हो जाते हैं। कचौड़ी वचौड़ी ज्यादा खाएगा, समोसा ज्यादा खाएगा तो फिर अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा आपके ऊपर। एंड रिजल्ट प्रेरित करता है। तो एंड रिजल्ट कैसे 1 मिनट में बताएंगे? बहुत सिंपल है। उसको बोलेंगे देखिए भगवती जी आप जब मुझे डेटा देंगे तो उसकी मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा, ठीक है। एंट्री करने से क्या होगा, आपके जीवन में पैसे को लेकर दो ही चीजें हो सकती है, या पैसा आएगा या जाएगा।
अब जो डेटा देंगे मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा, आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा। इसका निष्कर्ष है वो कितने निकल सकते हैं? 3 निष्कर्ष निकल सकते हैं। पहला निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कंक्लूजन, कि 100 रुपया आने वाला है, 100 रुपया जाने वाला है। कोई टेंशन की बात नहीं है, निश्चिंत होकर चैन से सो जाओ, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या निकल सकता है, 100 रुपया आने वाला है और 80 रुपया जाने वाला है, तो भी कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चैन से सो जाओ। और तीसरा, 100 रुपया आने वाला है और 120 जाने वाला है, तो टेंशन की जरूरत है भैया, सोचने की जरूरत, तो सोचने की जरूरत है ना। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं 20 रुपए का गैप कैसे कवर किया जा सकता है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं डेटा ले लूं कुछ आपसे, हो गई शुरुआत मीटिंग। अच्छा, अब वो बोलते हैं नहीं ये तो डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का था, बोले ये मुझे नहीं चाहिए, ये आपको ही रखना है, मुझे नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी, आपकी नीड, आपका पैसा, आपकी जरूरत रखना भी आपको ही। पर जब तक ये पता नहीं चलेगा, डॉक्टर क्या करता है, फाइल आपको पकड़ा देता है कि अगली बार आओ तो आप लेके आना भैया, मैं कहाँ संभालता फिरूंगा पस्ती, तो ये आपको ही रखना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो मैं एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 100 रुपया आने वाला है और 100 रुपया जाने वाला है, कुछ चिंता की जरूरत है? हो सकता है हो, क्यों? क्योंकि दिख रहा है 100 रुपया टोटल आने वाला है, 100 रुपया जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि 100 रुपया आने वाला है वो लेट है और जाने वाली नीड पहले आ जाए। आने वाला कब है? 2030 में, और जाने वाला कब है? 2028 में। तो टोटल 100 रुपये दिखेगा, लेकिन टाइमिंग का आगे पीछे होने की वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उधार लेना पड़ेगा। फिर उसको भाई होता है ना, महीने की 25 तारीख को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अपन क्या बोलते हैं कि मेरा 2 तारीख को सैलरी आती है, तब देता हूं मैं तेरे को, तब 1 हफ्ते के लिए मेरे को दे दे। तो अब 100 रुपये सैलरी आई, उसमें से आपने 15 रुपया तो ये 25 तारीख को लिया था वो दे देना पड़ेगा, तो एक्चुअली तो 85 रुपये ही बचा तुम्हारे पास। अब 85 बचा तो अगले महीने फिर गड़बड़ होने वाली है एंड में, और आप इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और इसीलिए भारत में, मैं हमेशा कहता हूं, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देश अमीर है और लोग गरीब है, बिकॉज वी लिव इन फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी। हम आर्थिक रूप से निरक्षर समाज में रहते हैं। हमें ABCD लिखना आ गया, हमें 1 2 3 लिखना आ गया, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया फाइनेंशियल प्लानिंग? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के विषय पर बात ही नहीं होती है हमारे परिवारों में। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप दूसरों का क्या, आप खुद का चेक कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया था कि आप वाइफ को जाकर बोलना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तू समझ ले एक सारा हिसाब किताब। भाई बोले क्या खराब खराब बोलते हो आप, अशुभ अशुभ बोलते हो सुबह सुबह, भांग पी के आए हो क्या? बात करने को तैयार नहीं है। यही वाइफ हमारे बाद सबसे पहले अलमारियां चेक करती है, कहां क्या पड़ा है, कुछ था क्या, जीते जी बात करने को तैयार नहीं। हम हमारे पापा को नहीं पूछ सकते कि भैया डॉक्यूमेंट कहाँ रखे, जमीन के दस्तावेज कहाँ रखे, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। हम हमारे बच्चों के साथ बात नहीं करते। तो भारतीय जो परिवेश है इसमें पैसे, अच्छा शादी से पहले क्या सिखाया जाता है? शादी से पहले लड़के को क्या सीख दी जाती है कि सारा पैसा बीवी को मत बताना, सारा पैसा मत बताना। और लड़की को भी ये सीख दी जाती है तेरा पैसा है वो तेरा पैसा है, सब मत बता देना। ये फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई जाती है हम लोगों को पैसे के बारे में। तो कहां से कल्याण होगा? इसलिए एडवाइजर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ये फॉर्मेट आपको काम लगेगा। लास्ट पॉइंट, आने वाला पैसा है वो हरे कलर के पेन से मार्किंग करना है, जाने वाला पैसा रेड कलर के पेन से मार्किंग करना है। कर सकते हैं? तो आने वाला पैसा ग्रीन, जाने वाला पैसा रेड। रेड ज्यादा दिखेगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा है बैलेंस शीट। तो आने वाला तो वो बताएगा कि मेरा FD है, इंश्योरेंस है, ये है, वो है, ताम जाम तमाम, तो वो मार्किंग कर देंगे। जाने वाला जो पैसा है उसका डिटेल यहां से आएगा, लाइफ बैलेंस शीट हिस्से से। क्लियर हो रहा है? इसको भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी तो वीडियोस हैं बहुत सारे, वो देख लेना। सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद तारीख लिखनी है, ठीक है। नाम क्यों लिखना है? क्योंकि पर्सनलाइज हो जाएगा वो, चंद्रकांत जी, तो उसकी बात हो गई, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें कहीं पर भी कंपनी का लोगो नहीं लगाना है। कंपनी का लोगो कहीं पर भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एक तो कंपनी का फॉर्मेट है नहीं है, तो कंपनी का लोगो लगाने से पहले कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती है, लीगल चीज है वो।
तो लगाना ही नहीं है और इसलिए भी नहीं लगाना है क्योंकि जैसे ही कंपनी का लोगो लगाओगे ना आप इसके ऊपर, तो कस्टमर देखेगा कंपनी का लोगो है कस्टमर के मन में क्या आता है कि जरूर कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया है कि एंड में घूम फिर के बीमा पे लेके जाएंगे, तो इमेज खराब है। ठीक है, तो न्यूट्रल रखना है, इसको न्यूट्रल रखना है। किसने बनाया है? साउथ एशियन फाइनेंशियल एडवाइजर्स लीग सफल सिंगापुर, जो न इंश्योरेंस बेचती है न खरीदती है, न एजेंट रिक्रूट करती है न उनको टर्मिनेट करती है, तो कोई लेना देना नहीं है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से। उस व्यक्ति ने ये बनाया हुआ है, उस संस्था का ये फॉर्मेट है, तो न्यूट्रल इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर लिखा, उसके बाद उस समय कितनी एज है, आज कितनी एज है, कितनी एज है सुन लीजिए 40, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे और 2025 लिखेंगे। कौन से उम्र में रिटायर होना चाहते हैं? 58, तो यहाँ पर 58 लिखेंगे और यहाँ पर उस समय कौन सा साल चल रहा होगा वो लिखेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने योर ट्रस्टेड एडवाइजर में आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर या तो प्रिंट करवा लेना है और या फिर हाथ से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आना है पूछना है कब कब कौन कौन सा पैसा आने वाला है बता दीजिए, तो मैं मार्किंग कर देता हूँ, तो वो जो भी बताता है लिख लेना है। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन डेट, तो आज की तारीख लिखनी है। हमेशा एज ऑन डेट होता है एनालिसिस, तो आज की तारीख लिखेंगे। कोई भी व्यक्ति के जीवन में भगवती जी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या वो जिंदा रहेगा और या उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिंदा रहेगा तब भी कुछ नीड है, मृत्यु हो जाएगी तो भी कुछ नीड है। तो जिंदा रहने पे कौन कौन सी नीड है? तो सबसे पहले रिटायरमेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले रिटायरमेंट लिखा है, बच्चों का एजुकेशन नहीं लिखा है, क्योंकि जिंदा रहने पे सबसे पहले व्यक्ति को खुद के बारे में प्लानिंग करना चाहिए। बच्चे तो अपना निपट लेंगे अगर कुछ सिचुएशन ठीक नहीं रही तो, पर पहले खुद का। और मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, बागबान पिक्चर देख लेना, अवतार पिक्चर देख लेना। ठीक है, इवन हमको बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था कि प्रार्थना होती थी ना कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करें। नहीं सर मेरे ही बच्चे हैं ना, एग्रीड। तो फ्लाइट में बैठे हैं, कभी फ्लाइट में बैठे एयर होस्टेस एक अनाउंसमेंट करती है कि आपातकाल की स्थिति में ऊपर से प्रेशर कम होने पे ऊपर से ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, फिर क्या बोलती है? पहले खुद पहनिए फिर अपने साथ बच्चे या कोई को पैसेंजर उनको पहनाइए। पहले क्यों पहनिए? हमको तो ये सिखाया परोपकार है, पुण्य है, हमको तो लोगों की मदद करना सिखाया जिंदगी में, और तुम बोलते हो खुद पहले पहनो। भाई तुम खुद नहीं पहनोगे, पहले बेहोश हो जाओगे तो कहाँ मदद कर पाओगे? इसलिए पहले खुद का। ठीक है, पहले खुद का प्लानिंग। इसलिए रिटायरमेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा? आप बेसिक सेल्स प्रेजेंटर न्यू नाम का एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, सेल्स प्रेजेंटर न्यू। उस वीडियो में आप खाना न रह जाए वाला कंसेप्ट देख लीजिए, खाना न रह जाए वाला कंसेप्ट, सेल्स प्रेजेंटर न्यू। यूट्यूब पे जाएंगे, हिमांशु जोशी टाइप करेंगे, मेरा चैनल मिलेगा, उसमें सेल्स प्रेजेंटर न्यू नाम का एक वीडियो है। उसको जब आप देखेंगे तो उसमें खाना न रह जाए वाला कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए, खुद का कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? बच्चे का एजुकेशन और मैरिज। कन्हैया जी बहुत ध्यान से सुनना, अपने को डोट शाना नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। बच्चे के एजुकेशन के लिए कितना रुपए बताएंगे उसको? 4 साल का बच्चा किसका था, है ना? इनको 20 साल बाद जरूरत है पैसे की, 16 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए कितने रुपए का प्लान दोगे? 20 से 25 लाख। तुम कौन होते हो भैया? तुम्हारा बच्चा है क्या? उनको पूछ के, हाँ उनको पूछना है कि सर क्या लगता है आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए, क्योंकि समझना इस चीज को, हर व्यक्ति को ये पता होता है खुद की कैपेसिटी और खुद की चीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया, बेटे को बोल दिया, देख बेटा तू टैलेंटेड है, पढ़ाई में बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी कैपेसिटी है नहीं, तो अगर तू मेरिट में मार्क लाकर, मेरिट में पोजीशन लाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा गवर्नमेंट वाली में, तो ही मेडिकल कर पाएगा। मैं तेरे को बेंगलोर नहीं भेज पाऊंगा, यूक्रेन नहीं भेज पाऊंगा। कुछ लोग पता होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तू चिंता मत कर यूक्रेन भेजूंगा मैं तेरे को पढ़ने के लिए, उसको पता होता है। तो अब अगर आपने 25 बताया और ये वो मेडिकल कॉलेज वाला निकला मेरिट वाला, तो मैच ही नहीं होगा थॉट प्रोसेस, है ना? तो उसको पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में बताया है आपको, जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। आप 25 बोलोगे, ये आपका फिगर है, ये ना बोल सकता है, लेकिन जब ये बोलेगा
क्या लगता है बच्चे को एजुकेशन के लिए कितना, तो ये बोलेगा 25 तो ना, तो तू लिख लो 25। क्लियर है? अच्छा, फिर बच्चे नॉर्मली आप लोगों में स्वरूप जी शादी होती है तो बेटे की शादी में कितना खर्चा होता है? 5 लाख होता है। और बेटी की शादी में लगभग कितना होता है? बेटी की शादी 5 to 8 lakhs। 5 to 8 लाख होता है। आपका बेटा है बेटी है? बेटी। बेटी है तो यहाँ पर डॉटर लिखेंगे और उसमें शादी में 8 लाख रुपए लिख देंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एक एडवाइजर जाता है, झोला छाप एजेंट, उसको किसी ने एक ब्रोशर पकड़ा दिया होता है कन्यादान पॉलिसी के नाम का, जैसा प्लान कोई है ही नहीं किसी कंपनी में, और वो क्या बोलता है, आपकी बेटी जब 21 साल की होगी तो उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। और वो पिता टेंशन कर रहा होता है, साले हमारे यहाँ पे शादी 5 लाख में हो जाती है, इसकी 2 बार क्यों करनी है? 11 लाख चाहिए नहीं मेरे को। और या फिर एक ऐसा परिवार होता है जहां पर 11 लाख रुपए तो खाली लेने देने में निकल जाते हैं, 25 लाख चाहिए मेरे को, तो उसको भी मैच नहीं हो रहा है। आप जबरदस्ती के खाम खा, तू कौन बोले मैं खाम खा? तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि 11 लाख रुपए कन्यादान में पॉलिसी में चाहिए कि 21 लाख चाहिए कि 5 लाख चाहिए? पूछो उसको। ये मतलब मैं बता रहा हूं एक तो क्या होता है कि आपने कुल्हाड़ी पे आपका पांव गिर गया, लग गई। एजेंट क्या करता है पता है? कुल्हाड़ियां ढूंढता है कि मारूं मेरे पांव पे। ये सारे जो रेडीमेड कॉम्बो है ना, जिन्होंने कांड किया है इंडस्ट्री में, ये वही है, ढूंढ ढूंढ के कुल्हाड़ियां इकट्ठी की है आपने अपने पैर पे मारने के लिए। आपको नहीं बताना है, बच्चा आपका नहीं है, बच्चा प्रोस्पेक्ट का है। उसको पूछो आपके यहाँ शादी में कितना खर्चा होता है, आपके मेडिकल के एजुकेशन के लिए क्या प्लानिंग करना है आपको। क्लियर हो रहा है? Yes, क्योंकि उसने बोला है, अब वो उससे पीछे नहीं हट सकता है। ठीक है, रिटायरमेंट का फंड खाना न रह जाए वाले कंसेप्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आता है हेल्थ, फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस। फैमिली हेल्थ एक्सपेंसेस कितना? तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो है प्रॉपर, उसको आप यूट्यूब पे चैनल पे देख लीजिए। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आयुष्मान योजना है सरकार की, कितने रुपए का कवर देते हैं हेल्थ का? 5 लाख का देते हैं। किन लोगों के लिए है ये? बिलो पॉवर्टी, बीपीएल के लिए है। वैसे सब लोग बना रहे हैं, पर उस समय जब आप क्लेम के लिए जाओगे ना तो आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा, और अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको नहीं मिलेगा क्लेम। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट पॉलिसीज भी होती है, पर मैं इन जनरल बता रहा हूं। तो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले के लिए नीति आयोग ने एनालिसिस किया, कैलकुलेशन किया और मालूम किया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अब वो खुद नहीं ले सकता है, सरकार बोलती है हम दे देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो बिलो पॉवर्टी के लिए अगर 5 लाख है तो उसके बाद कौन सा आता है? लोअर क्लास आता है। लोअर क्लास में 3 होते हैं, लोअर क्लास और अपर लोअर क्लास। उनके लिए कितना रुपए होना चाहिए? तो उनके लिए होना चाहिए 10 लाख रुपए का, ठीक है, और 15 लाख रुपए का टॉप अप। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? मिडिल क्लास आता है। मिडिल क्लास में 3 कैटेगरी होती है, लोअर मिडिल, मिडिल और अपर मिडिल। उनका कितना होना चाहिए? 25 लाख रुपए का बेसिक इंश्योरेंस होना चाहिए हेल्थ का, और 50 लाख का टॉप अप होना चाहिए। क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद कौन सा क्लास आता है? अपर क्लास आता है। अपर में 3 कैटेगरी होती है, लोअर अपर, अपर और अपर अपर। उनका कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए का मेडिक्लेम होना चाहिए, और ऊपर से 50 लाख रुपए का टॉप अप होना चाहिए। और फिर HNI आते हैं, जिनको 2-3 करोड़ रुपए का कवर होता है। अब आप बोलोगे सर ये अमाउंट कहां से आया? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप गौर करिए, कोरोना जब हुआ था ना तो 3 लोगों को कोरोना हुआ, तीनों लोग 7-10 दिन के बाद हॉस्पिटल से वापस आए। अब एक जने को पूछो कितना खर्चा हुआ, बोले कुछ खर्चा नहीं हुआ। वहां पे तो फ्रूट भी देते थे और हल्दी वाला दूध भी देते थे, योगा भी देते थे, काढ़ा भी पिलाते, और लौटते वक्त ऑटो रिक्शा का 230 रुपया भी दिया सरकार ने हमको। कौन है ये? बीपीएल। दूसरा व्यक्ति, उसको पूछो कितना खर्चा हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो बोले 40,000 रुपए जैसा हुआ। ये कौन है? ये वो जो आपके सोसाइटी के कॉर्नर पे जो हॉस्पिटल है ना, वो देवदीप हॉस्पिटल, 15 बेड वाला, वहां पर जाकर ये एडमिट हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो व्यक्ति है उसको पूछो कितना खर्चा हुआ, बोले 6 लाख रुपए खर्चा हुआ। 6 लाख के? कोरोना का तो इलाज ही नहीं था। तो इसका फ्री में, इसका 40,000, उसका 6 लाख क्यों हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति गया था शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, फोर्टिस में जाऊंगा मैं, नारायणा हॉस्पिटल में जाऊंगा, है ना, और वहां पर जाकर स्वीट रूम लूंगा, जनरल वार्ड में नहीं जाऊंगा। स्वीट रूम क्यों लोगे भैया? कोरोना में कोई मिलने तो आता नहीं है। नहीं, थोड़ा वीडियो कॉलिंग करें तो पता चलना चाहिए कि देखो भैया टीवी भी है और अटैच लाइट बात भी है,
एक नर्स खड़ी रहती है यहाँ पे 24 घंटे, डिफरेंट। तीनों को सेम बीमारी है, लेकिन बीमारी का बिल से कोई कनेक्शन नहीं है। किस चीज से कनेक्शन है? सोशल क्लास कौन सा है। आप आंख का ऑपरेशन करवाना है, मोतियाबिंद हो गया आपको, तो एक व्यक्ति बोलता है लायंस क्लब का कैंप लगने वाला है, वही डॉक्टर आता है सर, वही डॉक्टर आता है, वही आंख का फ्री ऑपरेशन है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, हॉस्पिटल में जाता है, 40,000 रुपए में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के लाता है। तीसरा व्यक्ति 1,60,000 में करवा के लाता है। तीनों का मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। डॉक्टर भी वही है, ठीक है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। क्यों? क्लास अलग अलग है। तो मेडिकल बिल का बीमारी से कनेक्शन नहीं है, क्लास से कनेक्शन है। तो आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं सर? मिडिल क्लास से करते हैं, समझ में आ रहा है? अब मेडिक्लेम कितना है सर आपका अभी? नहीं समझ में आ रही है? या नॉर्मली मेडिक्लेम निकलेगा तो 3 से 5 लाख का निकलेगा, 5 लाख तो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है भैया। और ये अपने आप को मिडिल बोल रहा है। मिडिल मतलब 25 लाख रुपए का और 50 लाख रुपए का ऊपर से टॉपअप होना चाहिए तुम्हारा, या 50 लाख और ऊपर 50 लाख। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब स्कोप क्रिएट हुआ और इसको समझ में आई कि बात सही है। नॉर्मली मेडिक्लेम बेचने वाले लोग क्या करते हैं, सर 13 बीमारियां कवर हो जाएगी, क्रिटिकल इलनेस, और ग्लव्स का भी मिलेगा और फ्रूट का भी मिलेगा, और ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। किसको याद रहता है सब? व्हाई दिस अमाउंट, ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है। फिर वो कन्विंस हो जाएगा कस्टमर। समझ में आ रही? सो यहां पर अपन ने हेल्थ का लिख दिया। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और क्यों बतानी जरूरी है? देखो ये नियम है सुनील जी कि आप जो भी बताओगे ना, कस्टमर उसमें से कट करेगा कि नहीं नहीं ये बाद में करते हैं। तो अगर आपने ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई तो कोई और काम की चीज कट कर देगा जो वेरी अर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये बतानी है ताकि वो इसको कट करे। तो इसको बाद में देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है समझ लेते हैं। आपके भाई बहन हैं? आपके भाई बहन हैं? नहीं। क्या है, भाई एक बहन है? दोनों बहन है। बहन की शादी हो गई? हो गई। बच्चे हैं उसके? कितने हैं? एक एक डॉटर है। उस जब आपकी भांजी की शादी होगी तो आप उसके मामा लगते हैं, तो मामेरा लेके जाना पड़ेगा, मायरा बोलते हैं उसको, है ना? कितना खर्चा होगा? 3 लाख कहाँ प्लानिंग किया उसका? नहीं किया। तो जब वो जरूरत पड़ेगी तब 3 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे? या तो खुद की बचत को तोड़ना पड़ेगा, या अपने बच्चों की प्लानिंग की उसमें से निकालना पड़ेगा, या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की उसमें से निकालना पड़ेगा, और या उधार लेना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में बीवी गुस्सा हो जाएगी कि अपनों का पूरा नहीं पड़ता है, तुम बहनों पे लुटा रहे हो। अच्छा, आपको एक कब पता चला कि बहन है आपकी और उसकी एक बेटी है और उसकी एक शादी होगी तो तुम मामा लगते हो, तो मामेरा लेके जा, ये तो पता ही है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अचानक से फोन आया कि तेरा चाचा लगता हूं, तेरे को बताना रह गया, तेरे पापा की एक और बेटी थी। ऐसा तो है नहीं। पर आप देखिए हम कितना लापरवाही से करते हैं इस चीज को। हमें पता है कि, और हमारी पीढ़ी लास्ट पीढ़ी है जो मामेरा वामेरा लेके जाएगी, है ना? इसके बाद तो है ही नहीं, एक ही बेटा है, ना चाचा है, ना मामा है, ना बुआ है, कुछ है ही नहीं। तो वो प्लानिंग भी अभी करना पड़ेगा ताकि उस समय खड्डा नहीं पड़ जाए। तो जब कस्टमर को माइनस करना होगा ना, तो ये मामेरा वाला माइनस करते, भले 3 लाख वाला बाद में करते हैं, देखते हैं। तो उसको जो माइनस करने का जो अतृप्त वासना थी वो भी पूरी हो गई और मेन चीज बच गई अपनी। अगर आपने ये नहीं किया तो ये मेन चीज में से 5 लाख माइनस करवा देगा ये। समझ में आ रहा है स्वरूप जी? है ना? उसके बाद आता है आपका लाइबिलिटीज, बिजनेस लाइबिलिटीज। कई बार क्या आपने देखा भी होगा कि 100 बिजनेस शुरू होते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 बिजनेस चलते हैं, 97% बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो बंद क्या, वो प्रॉफिट करके बंद होते हैं क्या? तो बंद ही क्यों होते हैं? प्रॉफिट हो रहा होता तो वो लॉस में बंद होते हैं और फिर वो पैसा चुकाना पड़ता है। तो अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी आपको, जैसे बड़ी कंपनीज में रिजर्व एंड सरप्लस रखते हैं वो लोग। बड़ी कंपनी होती है, 100 करोड़ रुपया कमाया, प्रॉफिट आया, तो 100 करोड़ के 100 करोड़ डिविडेंड में नहीं बांटते वो बांटते 30 करोड़ ही डिविडेंड में, 70 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस रख लेते हैं कि कल को कंपनी में जरूरत पड़ी एक्सपेंशन की, या कुछ नई मशीन लानी है, कुछ मेंटेनेंस करना है, कुछ एक्सपेंशन, तो जब पैसा चाहिए उधार नहीं लेना पड़े। तो ठीक वैसे ही हम लोगों को भी एक साइड में पैसा, खासतौर से उन लोगों के ऊपर लागू पड़ेगा ये जो लोग बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, है ना, कि भैया ये रिजर्व रखना पड़ेगा आपको अपने लिए। तो ये इन केस ऑफ सर्वाइवल ये नीड आ गई। इन केस ऑफ डेथ
बच्चे की शादी तो होने ही वाली, तो अमाउंट कॉपी कर देंगे। बच्चे का मैं भैया आप रहो या नहीं रहो, बच्चे की शादी होगी, बच्चे की पढ़ाई होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कर्जा है तो चुकाना पड़ेगा, पर रिटायरमेंट नहीं होगा क्योंकि आपकी मृत्यु होगी तो क्या का रिटायरमेंट। लेकिन उस केस में आपके परिवार को मेंटेनेंस एक्सपेंसेस चाहिए, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में लिख देंगे और लोन चुकाने पड़ेंगे शायद आपको, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, कुछ गलतफहमी मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को समझना, और आप थोड़ा सा होमवर्क भी करिए, थोड़ा स्टडी भी करिए। नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैंने होम लोन लिया है और अगर मुझे कुछ हो गया तो होम लोन माफ हो जाएगा, कवर्ड है। ये जरूरी नहीं है कि वो कवर्ड हो, ठीक है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्रेंड देखे, एक टाइम ऐसा था जब अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई तो भी घर वालों को चुकाना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा दौर आया कि होम लोन कंपनी ने उस लोन को इंश्योर कर दिया, तो आपसे अगर प्रीमियम आ रहा है 23,000, उसके जगह वो 23,230 रुपए लेते थे। आपको तो पता ही नहीं चल रहा है 230 रुपए एक्स्ट्रा लिया, पर वो इंश्योर्ड होता था वो लोन, कि अगर इनको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस से होम लोन कंपनी को पैसा, लोन दिया हुआ पैसा मिल जाएगा। लेकिन तो लोगों को लगता है हाँ हमारा तो इंश्योर्ड है, लेकिन जमाना बदल गया। उस समय ये होम लोन कंपनी और बैंक वाले लोग इंश्योरेंस नहीं बेच पाते थे, इसलिए वो उसमें ऐड कर देते थे। आजकल इंश्योरेंस कंपनी की जो बैंक होता है या होम लोन कंपनी होती है, उसका इंश्योरेंस बेचने का टारगेट होता है, तो होम लोन में इंक्लूडिंग इंश्योरेंस है वो उसके टारगेट में काउंट नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग से देते हैं कि तुम्हारा 1 करोड़ का लोन है, उसका ये प्रीमियम है, और ये वाला, क्योंकि पॉलिसी अलग से देंगे तो उसके सेल्स के टारगेट में आएगी, पॉलिसी टारगेट में आएगी। आपको क्या लगता है मैंने भरा था प्रीमियम पे अलग से, पर वो एक ही साल काउंट होता है, अगले साल डाउन पेमेंट में ले लेते हैं वो। अब डाउन पेमेंट में अपने को होम लोन चाहिए होता है, इसलिए अपन ज्यादा कुछ ब्रेकअप देखते भी नहीं है ना। वो 35,000 रुपया उसने ले लिया डाउन पेमेंट में, अगले साल वो 35,000 लिया नहीं उसने, क्योंकि रिन्यूअल उसके टारगेट में काउंट नहीं होता है, रिन्यूअल की किसी को पड़ी नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हो कि हमारा तो लोन इंश्योर्ड है, हमने तो भरा था प्रीमियम। भैया वो पहले ही साल का भरा था, सेकंड साल उसने उसको पड़ी नहीं है, उसने फॉलोअप किया नहीं, तो चेक कर लेना कहीं गलतफहमी में तो नहीं जी रहा है कस्टमर। तो लाइबिलिटीज जो है वो भी यहाँ पर कवर कर लें। लोगों को ये भी गलतफहमी होती है सर हमारा तो क्रेडिट कार्ड भी इंश्योर्ड है, वो इंश्योर्ड नहीं होता। वो क्रेडिट कार्ड बेचते वक्त वो बोलता है कि एक्सीडेंटल 10 लाख का कवर मिलेगा आपको इसमें, और कार्ड का कोई फ्रॉड हो गया तो मिलेगा, पर एक्चुअली मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो प्रोसेस ही नहीं करता है कस्टमर, जिसकी वजह से वो इंश्योर्ड होता है। उसमें बाकायदा फॉर्म भर के भेजना पड़ता है, उसको हर साल अपडेट करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। पर आपने कभी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में ऐसा प्रोसेस किया क्या? नहीं। आपके पास एनवेलप आया, कार्ड निकाला, यूज करना शुरू कर दिया हमने, कुछ नहीं किया उसके अलावा। हमने वो फॉर्म ही नहीं भरा 10 लाख के एक्सीडेंट कवर वाला। जबकि आपको क्या लगता है, हाँ कार्ड आ गया मेरा तो 10 लाख का एक्सीडेंट कवर है इसमें, पर है ही नहीं, क्योंकि आपने फॉर्मेलिटी नहीं की। और कंपनी तो बोल देगी हमने भेजा था आपको, आपने तो भरा ही नहीं। आप बोले मैं तो पढ़ा ही नहीं था, तो वो तो आपकी गलती है, कंपनी की गलती थोड़ी है ना। सो इसलिए मैंने पहले बोला ना, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। क्यों? फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है, हम वो प्रोसेस करते ही नहीं जो की जानी चाहिए, और इसलिए एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आपने लाइबिलिटी वाले लिख दिया, तो ये सारा टोटल है। तो ये जो पैसा चाहिए इसका मार्किंग जाने वाले में कर देंगे। कौन से कलर से? रेड। जाने वाला रेड कलर से, तो आने वाला ग्रीन कलर, जाने वाला रेड कलर, और फिर इसका टोटल चेक कर लेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है, पहला पैरामीटर क्या है? टोटल चेक करेंगे, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम गैप आइडेंटिफाई करके उसको सजेशन दे देंगे। और या फिर दूसरा क्या करेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे कि हाँ आने वाला कब है 2030 में, जाने वाला कब है 2028 में, तो गड़बड़ है भैया, तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो वो सजेशन दे सकते हैं एडवाइजर के रूप में। तो लाइफ लाइन बैलेंस शीट जब आप बताएंगे, यूज करेंगे, तो इसके 3 इफेक्ट होंगे। पहला, कस्टमर डेटा देने को तैयार हो जाएगा। दूसरा, आप सही सलाह दे पाएंगे उसको एक प्रोफेशनल एडवाइजर की तरह। और तीसरा, कस्टमर को ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसे अब तक मेरे पास आए थे, झोला छाप एजेंट, इधर से गुजरा था, सोचा मिलता चलो बहुत बढ़िया प्लान है, 40 रुपया रोज भरो वाला। ये प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। तो जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ये शीट लाइफलाइन बैलेंस शीट आपको एक एडवाइजर के रूप में, एक डिफरेंट एडवाइजर के रूप में एस्टेब्लिश करती है। ख्याल आ रहा है? इससे रिलेटेड कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो, अब बिना किसी संकोच के 9825600778 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस शीट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं,
मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर आपने साल में 100 ऐसी शीट एक्सप्लेन कर दी 100 लोगों को, एक ही व्यक्ति को 100 बार नहीं करना है, 100 अलग अलग लोगों को आपने ये शीट एक्सप्लेन कर दी, तो अभी इस शीट के बिना अगर आप 100 लोगों को मिलते हैं और उसमें से सपोज आपको 5 पॉलिसी मिलती है, तो ये शीट अगर आपने 100 लोगों को एक्सप्लेन की तो 2 इफेक्ट होंगे। एक तो 100 में से 25 से 30 लोगों की पॉलिसी मिलेगी, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और दूसरा अमाउंट जो है प्रीमियम का वो भी ज़्यादा होगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आप कस्टमर को पूरा इंश्योर कर पाओगे। अभी क्या है, आप इसका इस्तेमाल करते नहीं हो, आप बोलते हो सर ये 10 लाख रुपए का एक प्लान है, क्योंकि आपका टारगेट था 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपए का प्लान है, बहुत बढ़िया है, वो ले लेता है, उसको लगता है मेरे पास इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन जब ये शीट एक्सप्लेन करोगे तो उसको पता चलेगा मेरे पास 10 लाख का नहीं होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था 50 लाख का, उसके डेटा निकल कर आए ना, और वो ले रहा है 10 लाख का, क्योंकि अभी 10 लाख जितना ही पैसा है, तो अभी इसके बिना 10 लाख का लिया तो उसको लगता है हो गया अपना, ठीक है। और जब आप जाओगे अगली बार तो बोले अरे तेरे से ही तो लिया था, भूल गया क्या यार। लेकिन जब ये शीट से निकल कर आएगा कि 50 लाख को होना चाहिए था और इसने अगर 10 लाख का लिया है, तो इसको पता है कि होना 50 का चाहिए था, लिया 10 का है, 40 लाख का गैप है, तो अगली बार जैसे इसकी इनकम बढ़ेगी तो ये गैप कवर करने के लिए इसको पता चलेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि दिस नीड एनालिसिस मस्ट बी रिविजिटेड आफ्टर एवरी 18 मंथ। हर 18 महीने में इसको रिविजिट किया जाना चाहिए। अभी आप जो ब्रोशर यूज करते हो 40 रुपए रोज भरो वाला, या जो उसको कोई प्लान दे देते हो, 18 महीने बाद दोबारा मिलने का क्या बहाना है आपके पास, क्या कारण है, क्या वजह है? कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये शीट होगी तो आपके पास वजह होगी कि सर एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपन, क्योंकि 18 महीने पहले आपकी सिचुएशन अलग थी, आज अलग है, तो 18 महीने बाद भी अलग होगी। क्या अलग होगी समझना भगवती जी। पहली चीज तो उसकी या तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो अभी सपोज उसकी इनकम महीने की 50,000 है, 18 महीने बाद साल भर के बाद प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, बोनस मिलता है, जो भी, तो हो सकता है 18 महीने बाद साल भर खत्म होते होते उसकी इनकम हो जाए 50,000 की जगह 60,000। तो ये 10,000 रुपए का वो व्यक्ति क्या कर गया? 3 काम कर सकता है, या तो पूरा पूरा खर्चा कर देगा, अगर वो खर्चा कर देगा तो भी ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर पूरा पूरा बचा देगा तो भी ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि बचना शुरू हो गया पैसा, और या फिर वो आधा खर्च करेगा आधा बचाएगा तो भी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो किसी भी सिचुएशन में कैलकुलेशन को तो दोबारा करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हर महीने टेस्ट होता है, बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट भी होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर ईयरली से पहले प्रीलिम होता है, फिर ईयरली एग्जाम होता है। क्यों होता है बार बार? ताकि पता चले कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अप टू डेट है या नहीं है बच्चा। नहीं तो सीधे फाइनल एग्जाम में फेल होगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा साल गया। लेकिन पहले क्लास टेस्ट में अगर फेल हो गया तो टीचर भी ध्यान देंगे, पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, बच्चे को भी लगेगा कि नहीं यार ये ठीक है, तो हर महीने टेस्ट। तो हमारे केस में हर महीने नहीं करना है, हर 18 महीने में एक बार इसको रिव्यू करना है। इस तरह से लाइफलाइन बैलेंस शीट का इस्तेमाल करिए। मेरा वादा है आपसे कि अभी जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होगी। कोई भी काउंटर क्वेश्चन है 9825600778 पर मुझे बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।